सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। तो सर, like I have done my MA from Center for Political Studies way back in 2012। और उसके बाद मैंने एमफिल किया अपना, मतलब थिएटर में किया। मैंने थिएटर को एक माध्यम चुना जैसे। तो अभी भी मैं मतलब थिएटर में ही काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे मान लीजिए नाटक करता हूँ कुछ मुद्दों पर। तो दरअसल जो आज का जैसे टॉपिक है, जैसे हम सोशल जस्टिस कहेंगे, तो हमारे एक प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर गोपाल गुरु, जेएनयू में। तो हम मतलब एक तरीके से उनकी क्लासेस जो हम लोगों ने किया या जो हमारी समझ बनी, उसी के आधार पे मैं कुछ चीज़ें कहूँगा। हालाँकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और एक दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, एक जो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएँ अगर, जब हम जस्टिस की बात करते हैं या जस्टिस एज़ ए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। जैसे हम कह देंगे कि डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है या इक्वालिटी एक कॉन्सेप्ट है, उस तौर पे देखा जाए। लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखते हैं उसे, तो वो कितने हद तक काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी शुरुआत किया था, प्रिएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है कहीं न कहीं, उससे हमने शुरुआत की। जिसमें ये लिखा गया है कि वी द पीपल। उसमें एक्सक्लूसिवली ये नहीं लिखा गया है कि फ्यू सेगमेंट ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं लिखा है। वी द पीपल एज इन इट इनकॉर्पोरेट्स एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। So from that point of view, I just want to say that when we are talking about social justice as a whole और इंडियन सोसाइटी में बात करें, तो अगर उसमें हम सबसे पहले फिलोसॉफिकली भी देखें, चीजों में देखें, तो जो बुद्ध है, अगर उनका हम नाम लें सबसे पहले, कि जिस तरीके से उनका जो नोशन है, और मेन अगर मैं उस चीज पर बात करूं, तो वैसे तो वेस्ट के भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन लोगों ने इस पर बात किया, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, या उनके बाद भी मतलब काफी सारे लोगों ने अभी तक भी उस पर है जैसे। लेकिन नैन्सी फ्रेजर का जो आर्ग्यूमेंट है, जो ट्रिपल आर का आर्ग्यूमेंट है, जिसमें वो सबसे पहले बात करती है कि आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन देना पड़ेगा सबसे पहले, राइट। तो वो जो रिकॉग्निशन है, उस उसके बाद कहीं हम मतलब रिकॉग्निशन जब हम करेंगे, किसी प्रॉब्लम की जड़ को हम मानेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है, उसके बाद ही हम मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तब हम फिर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, पूरे तरीके से देखेंगे कि कौन मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, कितने दबे कुचले मजलूम जितने भी सेक्शंस हैं, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये जो ट्रिपल आर का जो नैन्सी फ्रेजर का एक मतलब आर्ग्यूमेंट है या उनकी बात है, तो ये मुझे बहुत इंट्रिग करती है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है, मगर मुझे उस उनकी चीजें जो आर्ग्यूमेंट है बहुत अपील करती है अभी भी। अब आए हम बात जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें जैसे हम बात करें, मान लीजिए ज्योतिबा फूले जैसे लोग हुए, सावित्रीबाई फूले हुई, और उन्होंने जिस तरीके से एजुकेशन को लेके और तमाम जो चीजों पे उन लोगों ने काम किया उस वक्त, उसी का कहीं ना कहीं हम अभी मतलब उसी के रिपरकशंस हैं हमारे सामने। वो जो उन्होंने जो तैयार की जमीन, उसी पर हम भी लड़ाई कर रहे हैं। और रही बात जो आप देखिए, जैसे गुरु नानक थे, तो उन्होंने भी जैसे हमारी शुरुआत में भी इन चीजों पर जैसे बात हो ही चुकी है। बट स्पेसिफिकली अगर सोशल जस्टिस की बात किया जाए, तो हम उसमें सबसे पहला जो चीज है, जो सबसे पहला जो हमारा आइडियल है, वो है हमारी इक्वालिटी। और इक्वालिटी में भी मतलब हम इक्वालिटी की बात तो करते हैं तमाम चीजों में, मगर हम जब उसको देखते हैं प्रैक्टिकल सेंस में, कि जैसे हम आर्टिकल ही ले लें, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें अगर, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और दूसरा जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन कोई कुछ काम करता है और कोई आम नागरिक करता है, तो उसमें उसको रियायत मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो सिस्टम जो है थोड़ा सा काम नहीं करता है उस लिहाज से, जिस तरीके से करना चाहिए। तो अब जो आता है कि मान लीजिए कि अभी के टाइम पे अगर हम बात करें कि अभी तक जो लड़ाई लड़ी गई है, मान लीजिए उसमें मान लीजिए उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है। बहुत सारी चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा आइडियल होना चाहिए, इसलिए हमने प्रियम्बल से शुरू किया, है ना? जिसमें लिबर्टी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, फ्रेटर्निटी की बात हो रही है। और वो चीज मुझे लगता है कि वो उसका आधार है, होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ हम फिर देखते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मतलब जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका देखते हैं, तो वहाँ वो काम नहीं करता है। वहाँ वो मतलब एक ऑटोक्रेसी की तरह काम करता है, मेजॉरिटेरियनिज्म की तरह काम करता है।
और उस वो सारी की सारी जो उसके सेक्शंस है कहीं न कहीं, और उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है। तो मेरा सिर्फ़ कहने का ये मतलब है, एक आम नागरिक होने के तौर पे मैं बस इतना कहूँगा कि जो अगर हम इस लड़ाई में जाते हैं या इसकी बात करते हैं सोशल जस्टिस की, जिसमें कि हम इक्वल मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कहीं न कहीं, जो जितने भी सेक्शन है एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी और जितने भी सेक्शंस हैं सबको इक्वली माइनॉरिटी, मतलब आदि आबादी। जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और कहीं न कहीं जितने भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे दबे कुचले मज़लूम, चाहे वो किसी भी सेक्शन से आते हैं, अक्रॉस रिलिजन्स, अक्रॉस मतलब कास्ट, बियॉन्ड सब चीज़ के, बस उसको मैं कह रहा हूँ कि पहले रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तो अगर हम उसको अगर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर प्रेज़ेंट जो रिजिम है, अगर आप उनसे सवाल भी पूछेंगे या कि भई वो तो पहले रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे ना कि ऐसा कुछ है। वो उस एक रिलीजन के गार्ब में ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं-नहीं ये सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो वो जो लॉजिक है, वो कहीं न कहीं फ्लॉड है लॉजिक। वो वर्क नहीं करेगा मुझे लगता है, आने वाले समय में भी नहीं करेगा। क्योंकि आप रिलीजन के गार्ब में ये नहीं कह सकते कि मतलब कास्ट खत्म हो चुकी है। तो ये जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसके साथ-साथ क्या है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी बात करें अगर, बेसिक लेवल पे मैं अगर बात करूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है मान लीजिए, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती है। लेकिन वही बात है कि वो जो पॉलिटिकल विल है वो मौजूद नहीं है। अभी और जी, तो मतलब ये मैं ऐसे एक मोटा-मोटा एक वो दे रहा हूँ कि जिससे कि हमें ये पता चले कि सोशल जस्टिस मतलब ऑन पेपर किस तरीके से होता है, और जब हम मूवमेंट की बात करते हैं या हम प्रैक्टिकल सेंस में बात करते हैं, तो उसके मतलब मीनिंग कैसे बदल जाते हैं, राइट? फिर हम कहीं न कहीं मतलब इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है उसमें, मतलब रिसोर्सेज़ की बात आती है सबसे पहले। आप देख लीजिए कितनी जगह पे जो है कि आदिवासी जो है हमारे देश के, उनकी पूरी ज़मीनें वगैरह जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं, कहीं न कहीं उनको मतलब हड़पा जा रहा है। सिर्फ़ कुछ चंद मतलब कुछ लोग उसमें हैं जो कि इस तरीके का, और उनको वहाँ से हटा के कहीं और मतलब कहीं भी मतलब कोई उनका और सॉल्यूशन फिर उनके पास नहीं है, कि कहाँ जाएँगे वो लोग जो मतलब जिनके आप रिसोर्सेज़ ही खत्म कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं कहीं न कहीं आज देश के हम लोगों के सामने कहीं न कहीं, और एज़ एन आर्टिस्ट भी मैं इसको देखता हूँ, जैसे मुंबई जैसी जगह में मैं अभी फ़िलहाल हूँ वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हर जगह पे, जैसे नदीम सर ने भी कहा, यहाँ पे हर जगह पे आप देखिए जो भी डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या जो भी चीज़ें बन रही हैं अभी फ़िल्में भी जिस तरीके से बन रही हैं, तो वो कहीं न कहीं वो मतलब आप बोलेंगे यहाँ पर। एक बॉलीवुड हुआ करता था, आजकल एक मोदीवुड नया शुरू हुआ है, जिसके अंदर मतलब आप जानते ही हैं किस तरीके की फ़िल्में आती हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी आपको मतलब वहाँ पर जो है कि सब के सब जो है वो अपर कास्ट है यहाँ पे, पूरे। अब तक मतलब जितने भी डायरेक्टर आप ढूँढिए जिस भी तरीके से, जो मेजॉरिटी ऑफ देम, दे आर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास एंड व्हेन दे आर कास्टिंग, वो कास्टिंग भी उसी बेसिस पे हो रही है। तो ये जो ये हर जगह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको, मगर आप ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें भी अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन कहीं न कहीं सब, जैसे फीमेल रिप्रेजेंटेशन है या मान लीजिए बाकी जितने भी सेक्शंस हैं सबकी रिप्रेजेंटेशन उसमें कहीं नहीं है वो, उस तरीके से कहीं नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं इन मुद्दों पर भी सोचना चाहिए कि अगर हम, और लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ कि मतलब जो सोशल जस्टिस के आड़े क्या आता है, मतलब व्हाट इज़ दैट थिंग व्हिच इज़ लाइक स्टॉपिंग इट टू हैपन, यू नो? वो सबसे बड़ी जो मुद्दे की चीज़ है वो है कम्युनलिज़्म कहीं न कहीं, कास्टिज़्म। जो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आज भी देश में है और उस बिल्कुल धड़ल्ले से वो चल रही हैं। उस पर कोई नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एक बहुत ही लिबरल जो सो कॉल्ड है वो लोगों का आर्गुमेंट एक आता है कि नहीं-नहीं, और ये मतलब जो हमारा लाइक स्टेटस कोइस्ट है हमारे देश में, लोग अगर देखेंगे सोशल जस्टिस की अगर आप बात करेंगे, तो वो स्टेटस को वाली अरेंजमेंट का हालत बताएँगे कि जो चल रहा है वो ठीक ही लेकिन सर, जो भारत का संविधान जब हमारा प्रभावी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इटसेल्फ अ सोशल रिवॉल्यूशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ भारत। राइट, राइट। इट्स अ रिवॉल्यूशन बेसिकली। Yes, 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 it's revolutionary. But at the same time, we are the present, like how it is functioning. तो सर, क्या लगता है आपको, ये जो कहा जाता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, सभ्य होता है, उसके अंदर संवेदनाएं होती हैं, एक गहरी समझ होती है, मानव गरिमा को समझता है, वो महसूस करता है और जमीन पे उतारने का प्रयास भी करता है।
लेकिन इस देश में जितने शिक्षित हैं, आप पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में अगर ऊपर जाते हैं जी, तो सारी चीजें उनके हाथ में है करने को, जो नियम कानून या पॉलिसीज हैं या जो कानून बन रहे हैं, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उनके कंधों पर है। तो जी, जितना जो हम लोगों के यहाँ जो गैपिंग्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, चाहे वो स्किल्ड से जी, संबंधित हो, तो क्या ऐसा कारण है कि शिक्षित होने के बाद भी और टॉप के पोजीशन पे जाने के बाद भी उसके यस, अंदर से जाति वाली भाव नहीं जाती? क्या ऐसा कारण है? वो कहाँ से तत्व है उसके अंदर कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, जी, तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने दलित वर्ड लगाते हैं लोग, जबकि दुनिया में और जो उनके कोर्सेज को या जो उनसे आइडियोलॉजी से प्रभावित जहाँ कोर्सेज में इंडक्ट किए गए हैं, वहां पर उनको दलित के रूप में नहीं बताया जाता है, एक रिवॉल्यूशनरी एक लीडर के रूप में बताया जाता है। और जैसे अभी आपने अपनी वार्ता में कहा कि डिस्कशन में कि अपर कास्ट, तो अपर के जो अगेंस्ट में अगर मैं लेता हूं तो लोअर आएगा, तो ये अपर लोअर का जो टर्मिनोलॉजी है ये कहाँ से आया है? ये जी, जी, भारत जी, के संविधान में तो अपर और लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जी, जो ये प्रचलित भाषा है, ये हम लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो अपर लोअर की जो एक ग्रेडेड सिस्टम है, ये जी। कहाँ से आता है ये? सर देखिए, मैं इसको बेसिक बताता हूँ। हायरार्की हायरार्की बनाई है वो वर्ण व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, जो कि एक तरीके से मान लीजिए कि जो अब हमारा जो करंट रिजिम भी है, वो कहीं न कहीं दोबारा से उन चीज़ों को लाने की फिराक में है। और तो ये तो जो रिग्रेसिव है। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो आप मान लीजिए कि आपका जो हायरार्की में जैसे ये इन लोगों ने जो डिविजन्स पैदा किए शुरू से लेके अभी तक के हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो मतलब जिस तरीके से डिवीज़न है वो और ज़्यादा मान लीजिए कि जो चीज़ें आज से 10 साल पहले जो चीज़ें जिनके बारे में आप बात नहीं करते थे, खासकर जैसे माइनॉरिटीज़ को आप एक तरीके से नाम से या किसी अलग-अलग अजीबो-गरीब नाम से आप इस तरीके से वो नॉर्म नहीं था, अभी वो नॉर्मल हो चुका है। मैं हम्म, ये कह रहा हूँ, जो हमारा हम्म, जो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से बुलाया जाता है लोगों को। और रही बात ये जो डिवीज़न की जहाँ तक बात है, तो जो हायरार्की है जिस तरीके से जो इन लोगों ने क्रिएट की है हायरार्की सर, उस हायरार्की में ये बात आती है कहीं न कहीं कि और अपर जैसे मान लीजिए कि हम जैसे जो आपने सही पकड़ा है उसमें बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे हम बात करें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ये नोशन कहीं न कहीं इम्पोज़ ही उन लोगों ने किया है हम पर। कहीं न कहीं ये वहीं से आता है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमने नहीं बोला खुद को या कि हम डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग या अफ्रीका के जितने मुल्क हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो नहीं है। और फिर जो हमने बात की आपने जो बोला कि जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर उस तरीके की वोकैब्युलरी आ रही है, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कि जो हमारे मुल्क का जिस तरीके से मान लीजिए एवोल्यूशन हुआ मतलब एवोल्यूशन क्या अगर आप मैं तो जम्मू कश्मीर से आता हूँ सर। जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि किस तरीके का अभी तक का जो भी हम लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ या जिस तरीके से भी चल रहा है अभी जो भी प्रेजेंट जो करंट रिजीम है, तो जहाँ पे जम्मू कश्मीर के जब मैं एक सिर्फ एक आर्गुमेंट इसमें ज़रूर रखना चाहूँगा कि जब उनकी इक्वालिटी की बात थी या क्योंकि बोला गया ना कि वो जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हिंदुस्तान का सिटीज़न है। अगर वो बोला गया तो उसमें अगर ये बात आती है कि जब स्टेटस हमारा चला गया, 370 को जब हटा दिया इन्होंने बोला इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है वहाँ पर, उस वक़्त मैं ये कह रहा था कि बाकी जो मेनलैंड जो मतलब मेन स्ट्रीम लोग थे जो सो कॉल्ड जो इंडिया में हैं, तो कभी भी किसी ने उस पर आवाज़ भी नहीं उठाई तब। लेकिन जब अब इंडिया में उस तरीके का मौजूद हो गया है सिस्टम जिसमें आप बोल नहीं सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो तब आप मतलब एक इक्वालिटी की और सब लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही एक मुद्दा होना चाहिए जिसमें हम कि अगर एक किसी सेक्शन पे या एक कहीं पे अगर कोई ऐसा मतलब आता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो लाइक वी हैव टू फाइट टुगेदर फॉर इट। We have to fight together and like as far as vocabulary is concerned sir जैसे हम folk बात करते हैं ट्रेडिशनल बात करते हैं कंजर्वेटिव बात करते हैं ये सारी vocabulary में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कहीं ना कहीं इंटेंट क्या है और इंटेंट। इंटेंशन यस सर और लॉ भी मतलब कहीं ना कहीं हम इंटेंट पे बात करते हैं उसमें भी तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अगर जो ये पढ़े लिखे अनपढ़ जिनको कहा जाता है टर्म दिया जाता है कि जो पढ़ लिख कर भी इतना कुछ जानकर भी उसके बावजूद ये जो चीजें करते हैं जिसमें कि आप मेडिकल के प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल देखिएगा जब ये जो मतलब जिन्होंने मतलब एंटी रिजर्वेशन मान लीजिए जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं या विचारधारा रखते हैं
मतलब कैसे ये भारत की जो एकता है या फ्रेटर्निटी है कैसे मजबूत हो पाएगी अगर एक नागरिक दूसरे नागरिक से अपने इस मुल्क में जाति के आधार पे इनइक्वालिटी की थ्योरी को मानता है, इस सिद्धांत को मानता है या लागू करता है, और खास करके जो शिक्षित समाज है जिसको पढ़ने लिखने का अवसर मिला, जैसा नदीम साहब बता रहे थे, जिनको अवसर पहले मिल गया वो नहीं चाहता या उसके इल इंटेंशन है, तो वो जो सोशल इनइक्वालिटी है वो कैसे आएगी, कैसे उसकी भरपाई हो पाएगी, उसका क्या हो सकता है। अभी एक एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिला कि एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आदमी की डेथ होती है और जब उसका जो रिचुअल्स होता है उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है तो उसके धुएं से लोगों को जो जो धुआं निकलता है उस धुएं से लोगों को दिक्कत होती है और तमाम तरह के वहां पे टेंशन होते हैं। तो आखिर एक जो अंडर प्रिविलेज्ड कहा आपने, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कहिए, हरिजन कहिए, अछूत कहिए, हरिजन तो खैर बैंड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है कहना, लेकिन हम लोग जुडिशियल सर्विस में देखे तमाम चार्जशीट में आज भी लोकल लेवल पे हरिजन का गांव है, ये सब कहा जाता है, प्रचलित भाषा है चूंकि, लेकिन उसके बावजूद अब वो धुआं से अगर किसी को दिक्कत हो रही है, उसके धुएं से दिक्कत हो रही है कि दलित की डेड बॉडी जल रही है, तो उसको हम लोग कैसे रोकें, कहाँ जाए दलित, इतनी बड़ी आबादी इस मुल्क में जाए कहाँ, क्या उसका रिकॉग्निशन हो, क्या उसका स्टेटस, कैसे उसको अपनी लीगल राइट्स मिलेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे। और जो मौजूदा स्थिति है और भयावह होते जा रही है, इसमें जो पॉलिटिशियंस या जो टॉप क्लास का जो मैंने बताया, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो, चाहे वो संवैधानिक स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी पहचान उनके जाति से ही की जा रही है। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप राष्ट्रपति की जाति बताते हैं, प्रधानमंत्री की जाति बताते हैं, मुख्यमंत्री की जाति बताते हैं, राज्यपाल की बताते हैं, तो ये जाति की जो असमानता जिसके लिए भारत और सारे लोग भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, कमाल की बात यह है, और वो मजबूत जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सर सबसे पहले तो हम कॉज में जा सकते हैं, जैसे एक बस में पहले की जो बात थी उसको मैं फिर से बोलूंगा, जैसे आपने ही बीच में हम लोगों की बात हुई जब हमने कहा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो दलित लीडर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये कि वो पूरे जब वो सोच रहे थे या जब वो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पूरे अवाम को वो चीज मिली, हर किसी इंसान को मिली वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक क्लब कर दे, जैसे भगत सिंह फॉर एग्जाम्पल है तो वो किसके लीडर, लोगों के हैं। तो हम भी अगर ऐसी पॉलिटिक्स करें जिसमें हम कहेंगे कि नहीं ये मतलब एक पर्टिकुलर उससे आते हैं या उनको कुछ क्लब कर दिया जाए, वो गलत बात है। लीडर किस तरीके के जो मतलब लीडर रहे हैं वो सबके लीडर हैं, हमें पहले तो ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात जो है कि जो सबसे खतरनाक जो विचारधारा है जो अभी तक पनप रही है कहीं ना कहीं, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, और उसमें क्या है कि वो हम सब चीज जानते हैं कि किस तरीके की विचारधारा है और उसमें क्या है और मेंटेलिटी क्या है। तो वो जो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का मतलब एक आप बोलिए कि एक तरीके का जहर की तरह है वो, मतलब जिस तरीके से अभी तक हम काम देख रहे हैं पूरा, वो एक जहर की तरह है जिसने क्या किया है कहीं ना कहीं सोसाइटी को वो बीमार बना रहा है और ज्यादा। तो वो जो सोच है कहीं ना कहीं जो पढ़ लिख कर भी मान लीजिए आप बहुत दूर इतने उतने पहुंचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें लोग जो है कि वो आरएसएस के मीटिंग में भी जाते हैं, तमाम जगह पर जाते हैं। तो मेरा ये इसमें ये है कि सबसे पहले तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए कि बीजेपी का हिंदू कौन सा है और जो वैसे हिंदू है या बाकी जो हिंदू नहीं है या जिस भी उसमें आते हैं वो कौन कौन है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस निजाम को चलाने के उसमें है अभी तक। क्या पहले से देखिए आप, जितना भी अभी तक चला आ रहा है, जितने हमारे मतलब जो महानायक है हमारे उनको छोड़ देते हैं, बाकी जितने लोग हैं जिनके पास पावर रही है हमेशा, उन्होंने अपने तरीके से कहीं ना कहीं हिस्ट्री भी लिखी, उन्होंने तमाम चीजें लिखी। और वो आजकल अगर हम बात करें जैसे जेनजीज हैं या वो लोग हैं, उनकी समझ जो बन रही है वो ज्यादातर मतलब आप देखेंगे सोशल मीडिया से बन रही है या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से बन रही है। हिस्ट्री कहीं ना कहीं उसको वो हिस्ट्री मतलब एक तरीके से जैसे मान लीजिए मुझे हिस्ट्री का कुछ नहीं पता है और मैं गया और मैंने जाके धुरंधर फिल्म देख ली, तो मेरे लिए वो हिस्ट्री बन गई एक तरीके से। जी, तो और उसी का मैं एग्जांपल भी देने लगा जगह जगह। तो जी, तो कुल मिलाकर सर यही है कि इसको खत्म करने के लिए पहले तो हमें हमारी जो मानसिकता है, खासकर जो एक स्पेसिफिक मैंने आपको नाम बता दिया, जैसे आरएसएस की जो मानसिकता है या अगर उस तरीके की आइडियोलॉजी है
जो कि खुद को सुपीरियर मानता है। जैसे अभी मतलब कास्ट प्राइड की अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जिसमें लोगों ने कास्ट प्राइड और बोला कि मैं इससे आता हूँ या इससे इस कास्ट से आता हूँ। तमाम तरह की सेना, तमाम तरह के संगठन, तमाम तरह के दल जो बन रहे हैं वो इस देश में जाति आधारित बन रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि सरकारें उनको परमिट भी कर रही हैं, उनके ऊपर बैन भी नहीं लगा रही हैं। उस कास्ट प्राइड को राष्ट्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है वो, इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम अब अगर हमें बात करनी है, अगर अपना पॉइंट रखना है तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स कोई चीज होती है ना? हम जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, अब वही वायलेट हो रहे हैं आपके। आप मान लीजिए कि जो बेसिक चीजें हैं, मान लीजिए हम बेसिक चीजों में ही फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं कि अगर कोई मान लो किसी को कुछ बोलता है धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, तो जाहिर सी बात है उसको उसको अपोज करना ही पड़ेगा हमें एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हम किस जाति विशेष से आते हैं या क्या, वो जो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ये संगठन कर रहे हैं, पहले तो हमें उसे आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि ये इस तरीके की विचारधारा हम लोग सर इधर बीच और देख रहे हैं एक चीज की, जैसे किसी के ऊपर जुल्म हुआ जी और वो मजलूम कहा जाता है और जो जुल्म करता है उसको जालिम कहा जाता है, जो ये मोटी मोटी बात है। जी लेकिन पहले लोग अब पता करते हैं कि चोट खाने वाला या चोटेल या मरने वाला या जिसके ऊपर लिंचिंग हुई है वो किस जाति और धर्म का था, और मारने वाला किस जाति और धर्म का था। उसके बीच में इंसान कहीं खो जा रहा है और जाति कहीं ना कहीं से प्रिवेल कर रही है। ये चारों तरफ इस तरह की घटनाएं खूब मिल रही है प्रचुर मात्रा में। एक तरीका नजरिया बनाया जा रहा है, बहुत हद तक बन भी चुका है कि व्यक्ति को नहीं देखा जाता, इंसान को नहीं देखा जाता, उसकी जात देखी जाती है कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। और कमाल की बात यह है कि जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ उसके जाति के लोग एजिटेट करते हैं और दूसरे जो उसके जात के नहीं रहते हैं वो उसके साथ एडजस्ट करते हैं और कोई उस पर प्रतिरोध नहीं करते। ये कमाल की बात चल रही है। जी, जैसे मैं इसमें बात करूंगा, हम वापस जाते हैं पार्टीशन के टाइम में। उस समय एक राइटर थे सादत हसन मंटो, उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि एक हिंदू मरा या एक मुसलमान मरा, ये सोचो कि मतलब दो लोग मरे, या मान लीजिए 1 लाख वो मरे 1 लाख वो नहीं, एक साथ मरे हैं। तो उस टाइम का जो सूरत हाल था, जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जिस वक्त मतलब तकसीम हुए मुल्क दोनों, उस वक्त भी हम अगर देखें तो जो उस वक्त हो रहा था, बोलते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि मतलब अभी जो हम देख रहे हैं चीजें, वो पुरानी जो हिस्ट्री है उसी का नतीजा अभी की पॉलिटिक्स है जो हम देख रहे हैं। और वो जो बीज बोए गए थे उस टाइम पे, मतलब आप मान लीजिए 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है, कुछ कारणों से जिस भी तरीके से वो उस वक्त बनी, उसके बाद ये जो इस तरीके की ताकतें आती हैं जिनको एकदम से अचानक से ये पता चलता है कि अरे हिंदू तो एक मेजोरिटेरियन मुल्क बन सकता है, मतलब हमारे वोट हमेशा 80% अगर हिंदू है तो हमें तो उनसे वोट मिल सकता है। तो इनको उसकी पावर समझ में आती है, ये अपने संगठन बनाना शुरू करते हैं। तब से लेके ये अभी तक जो चीजें इन्होंने बनाई जिस भी तरीके से, तब तक नहीं थे उसमें, मतलब उस तरीके से नहीं थे, नॉर्मलाइज नहीं हुए थे। आज की डेट में ये नॉर्मलाइज कर चुके हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन चीजों की बात आपस में जरूर कर सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे सिस्टम से सवाल कर रहे हैं या इस तरीके की लोगों से सवाल कर रहे हैं, तब हमें कलेक्टिव वॉइस में बोलना ही पड़ेगा, जिसमें हम मतलब सीधा ये पहला ये चीज आएगा कि पहले तो हम ये, अगर हम सिटीजन हैं, अगर मेरे पास ये राइट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को उतने राइट्स मिलने चाहिए, राइट। और मांगना एक अलग बात होती है, ठीक है। अब जैसे आपने विक्टिम वर्ड बोला, तो आजकल वर्ड भी सर्वाइवर भी एक वर्ड है कि मान लीजिए किसी की हो रही, वो बच गया, वो या वो सर्वाइव कर लिए जैसे भी। और सबसे पहली जो इस देश में घटना हुई थी लिंचिंग की, वो जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जहां पर बकरवाल थे, जो हमारे वहां पे बकरवाल रहते हैं, गुजर बकरवाल, वो बकरियां लेके जा रहे थे अपने, और वो गाय भी पालते हैं, वहां सब चीजें थी। और उसके बावजूद जो है कि वहां पे मारा, बूढ़े आदमी को मारा, 80 साल का था वो बूढ़े बेचारे, उनको मार के। और वो मेरा ही दोस्त है जिसने वो बीबीसी में न्यूज उस वक्त चलवाई थी ऐसे उन्होंने भेजा, और उन्होंने नहीं चला रहे थे तो उसने कहा कि अगर आप नहीं चलाएंगे इसको इंटरनेशनली तो मैं फिर आगे भी उस चीज को फॉरवर्ड करूंगा और वो करूंगा। और वो चली वो न्यूज, और उसके बाद में देश में वो आम हो गया। और वो जो जी, तो वो भीड़ वाली जो मेंटालिटी है ना, उसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये हमें ये समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, वो बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। और अभी भी मैं इतना ही कहूंगा कि अगर भीड़ भी, अगर मान लीजिए कि एक 50-100 की भीड़ मुझे आ जाती है, टारगेट करती है कि हाँ तुम जेएनयू से हो या तुम इस जगह से हो या उस जगह से हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो
आजकल वो बहुत आसान हो चुका है इनके लिए। तो लेकिन उसके लिए लड़ने के लिए या उसके लिए हम संगठन के तौर पे कैसे बात कर सकते हैं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी क्या है कि हमें जो उस तरीके के लोग हैं जो थोड़े से मतलब मान लीजिए सुनते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ अभी, उसमें जो प्रिंसिपल है, वो मतलब अगर बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी या कोई भी पार्टी रहेगी तो उसको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब वो कुछ एपॉलिटिकल लोग होते हैं ना, जैसे बोल के कि आई एम एपॉलिटिकल। तो मेरा मानना ये भी है कि जो आज की डेट में इंसान बोलता है कि आई एम एपॉलिटिकल, वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। क्योंकि पॉलिटिकल वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है क्या कि सर संदेश देना चाहेंगे आप? जी, आखिरी संदेश के रूप में क्या देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो संत फकीर महात्मा लोग रहे हमारे, है ना, जैसे मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ फिरोजपुर में, जैसे बाबा बुल्ले शाह रहे, बाबा गुलाम फरीद रहे, है ना, तो और कहीं ना कहीं कबीर जी आए बाद में, गुरु नानक आए, है ना, तो इस तरीके के जो लोग थे ना, इनकी जो सोच थी वो सिर्फ पोइटिक नहीं थी, मेरा कहने का मतलब है। तो मुझे लगता है कि उनके आदर्शों पे भी हमें दोबारा से समझना चाहिए। जो प्रैक्टिस में थे वो तो था, मगर जो इनकी बातें थी कि वो बोलते हैं ना, सिर ते टोपी ते नियत खोटी तेरियां किस कम पढ़िया नमाजा, इल्म पढ़िया ते अमल ना कीता। कि मैंने, जैसे आपने बात बोली जी कि जी इल्म जी। तो मैंने हासिल कर लिया नॉलेज, लेकिन मैंने उस पर अमल नहीं किया। तो हमें मुझे लगता है बहुत अब शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।